हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक और वीडियो, क्लास 12 का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका अगला टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है और इस एक्सरसाइज में हम इस टॉपिक पर पहले बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और क्या होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बारे में आपने तो समझ रखा है, फंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उन फंक्शन में एक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, यानी इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्धमान। ठीक है, वर्धमान शब्द का मतलब क्या है? वृद्धि होना, बढ़ना। और ह्रासमान का मतलब कमी होना, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे इंक्रीज होते हैं और कैसे डिक्रीज होते हैं, आइए इस बारे में सबसे पहले एक ग्राफ के माध्यम से चीजों को समझते हैं, फिर अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन का अगर एक जनरली ग्राफ हम निरूपित करें, अभी एक ग्राफ के माध्यम से समझिए। ये मान लीजिए हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, इसमें अगर एक हम सरल रेखा ऐसे खींच देते हैं तो भाई ये सरल रेखा क्या है? किसी लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। भाई कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किसको डिनोट करती है? एनी लीनियर फंक्शन लाइक 5x + 3। ठीक है, जो हमारा रैखिक फंक्शन होता है, जो रैखिक फलन है हमारा, इस चीज को हमारा कौन रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस पर हम कैसे चेक करेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ बन गया? अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? अगर हम इस पर यहां से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इस पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं कि भाई जब हमारा पॉइंट यहां पर है तो उसका कोऑर्डिनेट समथिंग कुछ होगा। ठीक है, पे 1 मान लीजिए और यहां पे भी 1 मान लीजिए, 2 समथिंग 3 ऐसे, तो यहां पर समझ लीजिए 1,1 है। ठीक है, इसके बाद जब यहां पे बढ़ते हैं तो देखा हमने एक्स एक्सिस पर भी हमारा कोऑर्डिनेट बढ़ा और वाई एक्सिस पर भी हमारा कोऑर्डिनेट बढ़ा। भाई इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर इसके कोऑर्डिनेट में वृद्धि हुई। आगे चल रहे हैं अगले पॉइंट पर, तो यहां पे भी इसके दोनों कोऑर्डिनेट में क्या हुई? वृद्धि हुई। यहां पर भी वृद्धि हुई। यानी जिस प्रकार से अगर इस रेखा के अनुदिश हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ रहा है। यानी x के मान में वृद्धि हो रही है और y के मान में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कह रहा है? इस फंक्शन का जो ग्राफ है ये क्या रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, आप मैच वगैरह देखते हो या किसी जो इलेक्शन होते हैं उसका ग्राफ देखते हो कि जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख रहे हो ना? तो ये फंक्शन कैसे हैं आपके? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने पर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बात आ गई समझ में? ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है। ठीक है, अभी हम इसका मीनिंग सिर्फ ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें अगर समझ में आ जाता है, ग्राफ अगर उसका हम बना ले जाते हैं, तो ग्राफ पर हम कई सारे कोऑर्डिनेट रखकर, ठीक है, किसी डायरेक्शन में रख करके उसको बता सकते हैं कि हमारा वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आइए एक और ग्राफ बनाते हैं और उसके माध्यम से भी चीजों को समझते हैं कि चीजों में क्या फर्क आया। अगर हम किसी ऐसे ग्राफ की इमेजिन करें, ये वाला ग्राफ, ठीक है, तो इसमें हमें क्या चीजें मिले? ये समझ लो इसके पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के क्या है? ये पैरेलल लाइन है एकदम। ठीक है, तो अब यहां पर देख रहे हैं हम, देखो जब हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जितने भी पॉइंट हमें मिलने वाले हैं वो सभी पॉइंट पर क्या होगा? हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। भाई हर कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है ना,
भाई यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा इसके आगे जब अगला पॉइंट लोगे उस पॉइंट पर क्या होगा, निश्चित रूप से एक्स एक्सिस पर भी उसका मान बढ़ेगा और वाई अक्ष पर भी उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ 0 से लेकर के a तक हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। a to b एंड b to c, b to c की अगर बात करें तो b से c में भी हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देख सकते हो आप ग्राफ से। अब ज्यादा आपको चीजों को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा a से b पर बताइए क्या है हमारा फंक्शन। यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों का, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट देखो, जो कोऑर्डिनेट यहां पर x एक्सिस का होगा, सॉरी y का कोऑर्डिनेट जो भी होगा यहां पर, वो y का कोऑर्डिनेट यहां पर भी होगा। ठीक है, चेंज किस में होगा, सिर्फ x में होगा, y में तो नहीं होगा ना। बात समझ रहे हो? तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं भाई कि x में इंक्रीजिंग तो हो रही है, लेकिन y हमारा स्थिर है, कांस्टेंट है। तो हमारा फंक्शन यहां से यहां तक इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो फिर है क्या? बात समझ में आई? क्यों इंक्रीजिंग नहीं है? क्योंकि x के सापेक्ष y नहीं बढ़ रहा है, y के मान में वृद्धि नहीं हो रही है। तो फंक्शन हमारा वर्धमान फलन नहीं है। तो क्या है? ह्रासमान है? नहीं, ह्रासमान भी नहीं, कमी भी तो नहीं हो रही है, स्थिर है ना। तो ऐसा फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, वो वर्धमान फंक्शन नहीं होता है। वो कैसा फंक्शन है आपका? वर्धमान की श्रेणी में ही आएगा, वो आएगी। बात समझ में? क्योंकि भाई देखो, यहां से यहां तक बढ़ा, फिर यहां पर स्थिर हो गया, फिर बढ़ा, कहीं भी उसमें कमी नहीं आई ना। कुछ देर के लिए वो स्थिर जरूर है a से b तक, लेकिन उसमें कमी नहीं आई। तो हमारा पूरा फंक्शन क्या है? वर्धमान फलन है। कैसा फलन है ये? वर्धमान फलन है। तो बात है, इसमें और इसमें फर्क क्या दिखाना चाह रहे थे आप? हम फर्क ये दिखाना चाह रहे थे, देखो एक शब्द हमने थोड़ा वर्धमान के पहले बढ़ा दिया, निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या आ गया नया बवाल? निरंतर शब्द को दिमाग में जरा सेट करो। निरंतर, लगातार, ये तो हो रहा है कि और कुछ है? निरंतर का मतलब क्या? कंटिन्यू ना, स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो निरंतर वर्धमान में क्या नया चीज आ गई? ये वर्धमान है, 0 से a तक वर्धमान था, a से b तक कांस्टेंट हुआ, फिर b से c तक वर्धमान है। तो इसे तो वर्धमान बोल सकते हो। क्या इसे आप निरंतर वर्धमान बोल सकते हो कि ये लगातार वर्धमान फलन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं। क्यों? बीच में गैप हो गया है, इंक्रीज नहीं हुआ है, कांस्टेंट हो गया है। तो ये फंक्शन हमारा वर्धमान फलन होगा, लेकिन निरंतर वर्धमान की अगर बात करें तो ये निरंतर वर्धमान नहीं है। इस पर जरा आ जाओ, इसमें कहीं भी कांस्टेंट हुआ है? इसमें तो लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। आप कहीं भी चले जाओ। तो ये फंक्शन क्या है हमारा? ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट दिस इज ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? ये फंक्शन हमारा निरंतर वर्धमान है और ये क्या है? सिर्फ वर्धमान है। आगे बात समझ में? अच्छा, ह्रासमान वाला चलो देख लेते हैं। ह्रासमान वाले में क्या होगा? जैसे ग्राफ अगर हमारा ऐसे नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है, तो इस पर आप जितने भी पॉइंट लोगे, देखो यहां पर x के मान और y का मान दोनों क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। ऐसा ले लो, या फिर एक फंक्शन और है आपका ऐसा, जो किसी परवलय का बनता है आपका। ऐसा देखो, जब नीचे की तरफ आ रहे हो तो क्या हो रहा है? आपका ग्राफ घट रहा है, ग्राफ कमी हो रहा है ना। फिर जैसे इस पॉइंट पर पहुंच गए आप, फिर क्या हो रहा है? आपका वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जैसे जैसे आप नीचे बढ़ रहे हो, x का मान तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन y के मान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में क्या है हमारा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये हमने एक इसका 5th वाला टॉपिक बनाया। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ रुक जाओ अभी।
फोर्थ में देखो इसी का एनालिसिस कर सकते हो आप। ये फंक्शन ऐसे आया, थोड़ा देर कांस्टेंट हुआ और फिर नीचे चला गया। ठीक है, तो इस फंक्शन और इस फंक्शन में वही है, ह्रासमान है दोनों, लेकिन ये क्या है, ये निरंतर ह्रासमान है और ये सिर्फ ह्रासमान है। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। ह्रासमान ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है एक्स और वाई के सापेक्ष दोनों की तुलना में। उसके कोऑर्डिनेट में किसी न किसी एक में कमी आ रही होगी, किसी दूसरे के सापेक्ष में, या फिर दोनों के कोऑर्डिनेट में कमी आ रही होगी। दोनों चीजें होती हैं। देखो एक्स का मान हो सकता है बढ़ रहा है, वाई का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, या फिर एक्स और वाई दोनों का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, कमी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष वाई के मान में कमी आ रही है, यहाँ पर दोनों लगातार कम होते जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो दोनों ही फंक्शन हमारे कैसे कहलाएंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएंगे, ह्रासमान फलन कहलाएंगे। बात समझ में आई? अब इसमें एक निरंतर ह्रासमान होगा और एक सिर्फ ह्रासमान होगा। जैसे अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन यहां से यहां तक क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, कमी आ रही है इसमें। भाई देख लो, खुद देखो, 2-3 पॉइंट करके आप नहीं समझ में आ रहा तो पॉइंट कर लो। जैसे इस फंक्शन पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर देख रहे हैं एक्स का कोऑर्डिनेट बढ़ा, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कम हो गया। फंक्शन डिक्रीजिंग है ना यहां से यहां तक। फिर यहां से यहां तक ये क्या है, पैरेलल है, किसके, एक्स एक्सिस से। एक्स अक्ष के हमारे क्या है, ये समांतर है। तो ये जो पैरेलल है यहां पर तो वैल्यू इसकी कांस्टेंट हो गई, स्थिर हो गया। फिर यहां पर डिक्रीज होने लगा। तो भाई आप लगातार डिक्रीज नहीं हुए हो, आप बीच में एक गैप लिए हो, कांस्टेंट बन गए हो। आगे बात समझ में? तो आपको हम ह्रासमान फलन बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलेंगे। निरंतर वर्धमान फलन नहीं हो आप ह्रासमान हो। क्या हो, ह्रासमान हो। आप डिक्रीजिंग फंक्शन हो। ठीक है, बट यहां पर क्या हो, आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो। ठीक है, निरंतर ह्रासमान हो। बात समझ में आ गई आपकी? वर्धमान फलन या निरंतर वर्धमान फलन इसे बोल सकते हो। ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन है ये आपका, और ये सिर्फ वर्धमान है, ये निरंतर ह्रासमान है और ये सिर्फ ह्रासमान है। चारों चीजें क्लियर हुई? एक और ग्राफ है हमारे पास, उस ग्राफ को बनाएगा, चलो भी देखते हैं। पहले इन्हीं पर और चीजों को समझते हैं। देखो एक ग्राफ ऐसा होता है, देखो यहीं पर छोटा सा समझ लो आप। जैसे कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, यानी उस फंक्शन में दो दो चीजें हो रही हैं एक साथ। वो इंक्रीज भी हो रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हो आप, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, वर्धमान बोलोगे। फिर यहां से यहां तक तो ह्रासमान है। ठीक है, ह्रासमान ही मान लो। फिर कहोगे नहीं, यहां से यहां तक तो वर्धमान है, कैसे ह्रासमान बोल दे। दोनों का तो कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, निरंतर और निरंतर ह्रासमान वाला, भाई हाँ, निरंतर ह्रासमान यहां भी है, निरंतर वर्धमान यहां भी है, लेकिन ये दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा फंक्शन, इसको हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा ना तो वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है, ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। अगर ऐसा कोई फंक्शन आए, ठीक है, जो कैसा फंक्शन हो जिसमें इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सब किसी इंटरवल के लिए दिया जाएगा आपको एक अंतराल बताया जाएगा, ठीक है। अंतराल पूछ सकता है आपको, किस अंतराल में ये क्या है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या आपको अंतराल खुद से चेक करना भी पड़ सकता है। ठीक है, कि वो अंतराल आपको फाइंड करने पड़ सकते हैं, या आपको कोई अंतराल देगा और उस अंतराल में आपको बताना होगा कि ये फंक्शन इस गिवन इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आगे बात समझ में? वो अभी जब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब चीजें आप ज्यादा बेटर समझ में आओगे। तो
अब बात करते हैं, आपने ग्राफ के माध्यम से फंक्शन को समझा कि वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर नाइदर डिक्रीजिंग नार इंक्रीजिंग, ना तो वो ह्रासमान है ना ही वर्धमान फलन है। आगे बात समझ में। तो देखो, तो क्या हमें क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन का क्या हम ग्राफ बनाकर सॉल्व करेंगे? नहीं, ग्राफ नहीं बनाना है आपको। देखिए आपको करना क्या है, इसके और कुछ बेसिक्स पर आते हैं। भाई आप में ऐसा क्या लॉजिक है जिस लॉजिक को लेकर के हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ये ग्राफ ना बनाना पड़े? भाई जरूरी थोड़ी ना हमें हर चीज का ग्राफ पता हो, है? आप कोई भी फंक्शन ला के दे दो, उस फंक्शन का हम ग्राफ जरूरी थोड़ी ना बना पाए ना, ग्राफ हमें भी सिखाया गया है। आगे बात समझ में। तो यहां पर एक चीज देखते हैं भाई, कि जैसे आप स्ट्रेट लाइन हो, अगर आप स्ट्रेट लाइन हो, हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि ये हमारा जो dy/dx होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन, ये रेट ऑफ चेंज है y की। और इसी के साथ साथ ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है ये? स्पर्श रेखा की प्रवणता भी होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमने इस टॉपिक को आपको समझाया था, कहां पर? मध्यमान प्रमेय या रोल्स थ्योरम में कहीं पे समझाया था कि dy/dx क्या होती है हमारी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। बात समझ में आ रही है इतना? देखो तो भाई ये जो dy/dx है ये प्रवणता है, तो प्रवणता हमने बेसिक में हाई स्कूल में समझा था कि प्रवणता का मतलब होता है किसी, अगर वो सरल रेखा है तो खुद उसी का, और अगर कोई वक्र रेखा है तो वक्र रेखा पर आप किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे, उस स्पर्श रेखा का। क्या दोनों पॉइंट समझ में आया? क्या बोला हमने कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो खुद स्ट्रेट लाइन ही, भाई इसके जैसे स्ट्रेट लाइन है, आप इस पर स्पर्श रेखा खींचो, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, बोलो कैसे खींचोगे? भाई खुद यही तो होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कोई वक्र थोड़ी ना ऐसा कि इस बिंदु पर खींचोगे तो ऐसा तिरछा छोड़ती हुई निकल जाएगी। जब ये खुद ही स्ट्रेट लाइन है तो इस पर स्पर्श रेखा भी क्या होगी, खुद इसी पर समपाती होगी ना। समझ में आ रहा है? तो जब कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उसका खुद का, और जब कोई वक्र लाइन हो, वक्राकार ग्राफ मिला हो, तो उसके किसी पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचो, और फिर स्पर्श रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ जो एंगल क्रिएट करती है, उस एंगल का जो टैन लेते हैं हम, टैन थीटा, यही हमारी क्या होती है, प्रवणता यम होती है, और इसी को हम dy/dx भी बोलते हैं। ठीक है? अच्छा बोलो, सब कुछ तो इसमें थीटा के रूप में आ गया, यम से आपने प्रवणता डिनोट कर दी, फिर ये y और x क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि ये आपकी जो लाइन है वो एक रैखिक फलन को निरूपित करती है, और निश्चित ही वो रैखिक फलन आपका y = 5x+3 या fx = 3x+2 समथिंग ऐसा कुछ करके दोगे आप। y के रूप में बना लोगे या fx के रूप में बना लोगे? fx के रूप में बनाओगे तो f' आपका डेरिवेटिव होगा, और ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। और अगर y के रूप में दे रखा है तो जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो dy/dx मिलेगा। दोनों तो सेम ही है ना, इसको तो आप भली बात समझ चुके हो आप। ठीक है? तो ये जो हमारी देख रहे हैं, अब ध्यान से समझना, ये जो हमारी, अगर इस पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो खुद ये रेखा ही होगी, स्वयं ये सरल रेखा ही होगी, और इसकी जो प्रवणता होगी वो देखिए क्या होगी, tan थीटा इस समय हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देख रहे हैं आप, ये क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, यानी 0 से बड़ा रहेगा थीटा की वैल्यू। कैसे थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा रहेगी? अब इन चीजों को अगर थोड़ा बहुत आप चारों ग्राफों को कहीं नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, इसके बाद एक ग्राफ पर हम इसकी बढ़िया से डिटेल करते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए देखिए, हम वो बात कर रहे थे स्लोप ऑफ टेंजेंट की। एफ डैश एक्स मानो आर डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। तो जैसे हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है, देखो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो tan थीटा होता है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बात किस चीज़ पर निर्भर करती है, थीटा की वैल्यू पर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, ज़रा आओ इसको समझते हैं हम। tan थीटा tan 0 डिग्री पर कितना होता है, बोलो 0 होता है ना भाई। tan 0 का मतलब क्या हो जाएगा, sin 0 अपान क्या, cos 0। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 इक्वल टू क्या होगा, 0। इस पर 0 तो 180 पर भी 0, ठीक है। और 90 डिग्री पर कितना होगा, sin 90 अपान cos 90। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 होती है। और cos 90 की क्या होती है, 0 होती है। 1/0 दैट्स मीन्स इनफाइनाइट। और यहां पर क्या होता है, ये माइनस इनफाइनाइट। तो देखो यहां पर वैल्यू क्या होती है इसकी, 0 से धीरे धीरे बढ़ रहा है कहां की ओर, अनंत की ओर। किस डोमेन के अंतर्गत, 0 से π/2 के बीच में, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में हमारा जो थीटा है वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रहा है, मतलब कमी हो रही है। आ रही है बात समझ में। तो यहां से बस आप इतना ही समझो कि जब हमारा जो ये देखो, अगर इस पर हम कोई भी एंगल ऐसा बनाते हैं, ऐसा कोई स्पर्श रेखा ऐसी ड्रॉ होती है, तो यहाँ से उसका जो एंगल बनता है वो देख रहे हैं कि यहाँ से अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये पूरा 90 डिग्री है। ये पूरा कैसा है आपका 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम रहेगी तो tan थीटा हमारा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और लेकिन अगर इसी ग्राफ को हमने ऐसे ड्रॉ किया होता तो देखो, जब आप इसकी पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज होती है हमेशा, एंगल का जो मेजरमेंट होता है ऐसे नहीं कि आप इधर से नापने लगो। और ये बात समझ में, जो आप प्रवणता निकालने के लिए थीटा को मेजर करते हो, ठीक है, एंगल मेजर करते हो, वो एक सच की धन दिशा के साथ क्या करते हो, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। देखो ऐसे तो विपरीत दिशा होगी, तो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो निश्चित ही ये एंगल हमें 90 से ग्रेटर लग रहा है, तो 90 से ग्रेटर के लिए सीधे आप क्या बोल दोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। बस इतना ही दिमाग में रखो, ज़्यादा तामझाम मत समझो। तो सोचो, जो भी फंक्शन हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले दिए जा रहे हैं, सोचो अच्छा ऐसा ग्राफ मिला तो ये क्या होगा। अब यही दोनों पे समझ जाओ आप। अगर ग्राफ हमें ऐसा मिल रहा है किसी फलन का, तो इस पर देख रहे हैं इसके किसी भी पॉइंट पर सारी स्पर्श रेखा तो इसकी एक ही होंगी, और इसका dy अपान dx या f डैश x, ये तो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या, 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन इस पर क्या होगा, f डैश x हमारा नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा होगा। और ये फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। कैसा फंक्शन था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। और ये कैसा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था। बात समझ में आई, और समझ लो। कोई ग्राफ ऐसा स्लोप मिल गया हमें, ये तो इंक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों वाला ले लो, ठीक है। चलो, इस पर अगर आप कोई अपनी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ऐसे बनेगी। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसा बनेगा, देख रहे हो। तो इसका अगर एंगल लोगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, कहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्रॉ करो तो देखो ये बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, ये लग रहा है 90 से कम है, लेकिन ये क्या है, 90 से अधिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको भाई। स्ट्रेट अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो देखो उसको पार करके एंगल बन रहा है। तो ये 90 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये 90 से ज़्यादा है, मतलब इसका जो f डैश x है वो क्या होगा, इज लेस देन 0 होगा। बट इसके लिए जो f डैश x होगा वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। f डैश x का
फंक्शन का डेरिवेटिव, अवकल गुणांक। यही तो बात समझ में आई। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई भाई, कोई भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस बात के लिए हम अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, एफ डैश एक्स फाइंड कर लें, तो एफ डैश एक्स ही हमें बता देगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है, अब देखिए चीजें क्या होने जा रही हैं। आप कुछ पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 0 आई है, तो आपका फलन जो होगा वो क्या होगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आया है, यानी वो 0 से बड़ा भी है और 0 भी है, तो सोचो जहां पर 0 है, अच्छा 0 का मतलब क्या हो गया, ये समझ रहे हो क्यों लिखा हमने, ये वाली कंडीशन लिख दी हमने। यहां पर तो क्या था, ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहां पर फिक्स हो चुका है, इसके पैरेलल हो चुकी है एक्स अक्ष के। तो जब ये एक्स अक्ष के पैरेलल हो गया तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है, 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, लेकिन कहीं कहीं पे 0 भी हो सकता है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही हो तो ये फंक्शन को आप क्या बोलते थे, इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन हमारा क्या होता था, ये वर्धमान होता था, लेकिन निरंतर वर्धमान नहीं होता था। तो अब इन दोनों में हम एक डिफरेंस करेंगे कि भाई जब एफ डैश एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है। और जब ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होगा तो क्या होगा, सिर्फ वर्धमान होगा, यानी सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई। तीसरा, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, बोलते जाओ क्या होगा फंक्शन हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, निरंतर ह्रासमान लिख लेना, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल 0 होगा तो क्या होगा, सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। और पांचवी कंडीशन, इफ, बताओ पांचवी कंडीशन में क्या होगा कि फंक्शन अगर हमारा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों है। अब यहां पे तो हम एफ डैश एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकते, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, आर इक्वल देन 0 तथा लेस देन 0 और आर इक्वल देन 0, ये सारी चीजें इसमें मिक्स हो रही हैं, यानी फलन हमारा वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है, दोनों क्वालिटी होंगी। क्या होगा, वो ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। एक चीज ये हो जाती है, और एक चीज और है कि अगर एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या होगा भाई, हमारी वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमसे यही पूछा ही जाता है बस। ठीक है, ये चारों पर हमें क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने को, वो तो आप समझ ही रहे हो। 0 आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा। लेकिन कांस्टेंट अगर कोई जैसे इंक्रीज हो रहा हो, फिर कांस्टेंट हुआ हो, फिर इंक्रीज हो रहा हो, तो वो तो इंक्रीज में ही होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा आपका। लेकिन अगर लगातार वो कांस्टेंट ही चल रहा है तो वह एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम ना तो इंक्रीजिंग बोलेंगे ना ही डिक्रीजिंग बोलेंगे। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में कहीं पर कांस्टेंट होता है, इंक्रीजिंग के बीच में होता है तो वो पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, डिक्रीजिंग के बीच में होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वो एक और कंडीशन तो समझ ही रहे हो आप कौन सी, कि अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, नाइदर
डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? तो आइए इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपके। एक्सरसाइज 6.2। चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया 3x + 17। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश में तो सही है, जो इंग्लिश मीडियम में है, जो हिंदी मीडियम वाली बुक है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग दी गई है। क्या दी गई है? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6.2 का देखा तो उस क्वेश्चन में क्या था कि जो हमें फंक्शन था वो सिर्फ वर्धमान दिया गया है, ठीक है। आप सब बुक में देख रहे होगे क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स 3x + 17 से प्रदत्त फलन एक वर्धमान है, वर्धमान फलन है, ठीक है। जबकि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये निरंतर वर्धमान है, ये चीज़ फाइंड करनी होती है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन में जितने भी बुक में हम देख रहे हैं सारे में ये चीज़ें दी गई हैं। हिंदी मीडियम वाली अलग से कोई बुक लो आप जिसमें एनसीईआरटी फोल्डर दिया रहता है, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम वाली बुक ले लो आप सीबीएसई बोर्ड वाली, तो उसमें भी देखो यही चीज़ दी गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, ठीक है। तो दोनों पे देखो बात कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है मिस प्रिंटिंग है, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए वहाँ पर, नहीं भी है तो क्या है, सारी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया 3x + 17, क्लियर है। इस फंक्शन को हमें सभी आर पर, फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r के लिए हमें x के सभी वास्तविक संख्या, x का मान अगर हम कोई भी वास्तविक संख्या रख दें, उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए, हमारे f'(x), भाई इसको क्या करना है, हमें वर्धमान करना है या निरंतर वर्धमान करना है। अगर हम वर्धमान की बात करते हैं तो f'(x) 0 से बड़ा होना चाहिए, और अगर निरंतर वर्धमान की बात करते हैं तो f'(x) 0 से बड़ा होने के साथ साथ 0 के बराबर भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन है ना। ये क्या है आपकी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में जिनके बुक में क्वेश्चन अगर सिर्फ वर्धमान लिखा है तो इसको फॉलो करवा लीजिए आप, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जनरली क्या कर लो आप, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। क्या लिख दोगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा f'(x) इज इक्वल टू 3x का क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 + 17 का 0 हो जाएगा, f'(x) क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ये x से पूर्णतः क्या है, फ्री है। हमारे डेरिवेटिव f'(x) की वैल्यू में x कहीं भी मौजूद नहीं है। जब x कहीं भी मौजूद नहीं है तो x का जो मर्जी के तो मान रखो, हमारा f'(x) तो हमेशा 3 आने वाला है ना। 3 मीन्स इज ग्रेटर देन क्या, 0, इज ग्रेटर देन क्या, 0 है ना। बात समझ में आ रही है।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो पाएगी इस पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ी है, 0 नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अगर बुक में वर्तमान लिखा है तो उसको सही कर लेना, निरंतर वर्धमान के लिए क्वेश्चन सॉल्व होगा ये हमारा। ठीक है, एफ डैश एक्स यहाँ पे लिख देंगे, चलो यहाँ पर मत लिखो, अगली लाइन में लिख दो, चूंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या, 0। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो भाई, ये बोला था सभी आर के लिए ना, तो उसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि एफ डैश एक्स का मान एक्स से पूर्णता स्वतंत्र है। ठीक है, अतः सभी x इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होगा। अर्थात यह निरंतर वर्धमान फलन है, यह निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना। सीधे एक लाइन में क्या आता है, डेरिवेटिव निकाल लो, लिख दो पूर्णतः स्वतंत्र है भाई, तो x का चाहे जो मान रखो उससे कोई मतलब ही नहीं है, यानी x किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा हमारा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, नोट कर लो, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर 2x है, से प्रदत्त फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। ये भी निरंतर वर्धमान के लिए ही सॉल्व होगा बेटा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, सिद्ध कीजिए आर पर, ये भी हमें सभी आर के लिए करना है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है, निरंतर वर्धमान करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या कर लो, एफ डैश एक्स निकाल लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 ई की पावर 2x हो जाएगा ना, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x हो जाएगा, 2x का फिर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब बोलो यहाँ पर कैसे पता चलेगा भाई कि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखो ई का जो वैल्यू होता है, ई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.718 समथिंग, इसी के नियर अबाउट होती है। ठीक है, आगे बहुत सी नंबर है, लेकिन अगर 3 डिजिट की बात करें
तो 3 डिजिट तक इतने वैल्यू लगभग में होती है। ठीक है, बात समझ में आई। ई क्या है, एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, चरघातांकीय नेतांक है, और इसकी जो वैल्यू होती है फिक्स होती है 2.718 लगभग। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू इतनी होती है तो देखो x का यहाँ पर कुछ भी करो आप, अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हो, ठीक है, इस चीज़ को आपको दिमाग में सेट करना होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डायरेक्टली आपको लिख देना एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेकिन बोलोगे ये लाइन तो रट के लिखी जा रही है, कैसे पता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गया निगेटिव? तो आज समझ लो, आगे से दूसरों को समझाना, खुद मत समझना। क्या कि ई की वैल्यू कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.718 होती है। तो जब 2.718 की वैल्यू, इसकी पावर आप कुछ भी करोगे, अगर पॉजिटिव करोगे तो ये क्या निगेटिव आएगा? कभी कभी निगेटिव नहीं आने वाला ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव रखने लगे तो रख के देख लो ना, ई की पावर अगर मान लो आपने कोई वैल्यू -1 ही पर चेक कर लो, तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगी। तो ई की पावर 2 तो आगे है ही, तो इसको हम लिख लेंगे 1/e की पावर क्या 2 कर देंगे। और जब ई की वैल्यू यहां पर रखोगे 2.718 की पावर 2 करोगे, तो जो कुछ भी होगा जब उससे 1 को डिवाइड करोगे तो निगेटिव नहीं बनने वाला है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, यानी बहुत छोटा बन जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं बनेगा। हमें तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है ना, हमने इसकी वैल्यू निगेटिव ही रख के चेक कर ली, तब भी नहीं निगेटिव बन रहा है ये। ठीक है, यानी ये हर कंडीशन में क्या है, एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जब x किससे संबंधित हो, r से संबंधित हो, यानी सभी r के मानों के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अतः एफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्लियर हो गया? अतः एफ एक्स क्या है हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, सॉल्व हो गया ये भी। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, चलो मिक्सिंग करके ही लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है, और क्या बोल रहा है, से प्रदत्त फलन। अब हमें इंटरवल दिए गए हैं, अब तक तो पूछ रहा था भाई सभी वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है, अब हमें कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं, उन इंटरवल्स में बताना है ये निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, और 0 से पाई में क्या है, ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। आगे बात समझ में? तो देखो, सबसे पहले क्या कर लो आप, इसका डिफ्रेंशिएट कर लो। क्या कर लो पहले, इसको आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स को देखो, ASTC याद है क्या होता है? ASTC मतलब आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो जो कॉस की अगर बात करें, हमारा एफ डैश एक्स कितना आया है, कॉस एक्स आया है, और कॉस एक्स सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
हमारी बात समझ में? तो हमें इंटरवल क्या दिया गया है, 0 कामा पाई बाई 2। तो 0 का मतलब यहां, पाई बाई 2 का मतलब यहां पे। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो हमारा cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा उसकी सारी वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बोलो 0 से पाई बाई 2 के बीच में। और देखो इंटरवल कहते दे दिए गए हैं, ओपन इंटरवल है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया गया है, 0 कामा पाई बाई 2। ठीक है, तो 0 कामा पाई बाई 2 में क्या है, ये निरंतर वर्धमान है। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा दिया गया होता, इस तरफ क्या कर दिया गया होता, क्लोज इंटरवल कर दिया गया होता, तो इसका मतलब हम 0 को लेकर चलते, और जब 0 को लेकर चलते तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। तो उस पर तो भी 1 आ रहा है, 0 किस पर होगा, इधर होगा। हाँ, इधर अगर हम कर लेते पाई बाई 2 पर, ठीक है, पाई बाई 2 पर अगर हम क्लोज इंटरवल कर लेते, या इधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 पर तो वैल्यू 1 आ रही है ना। पाई बाई 2 पर आएगा 0 ना, इसका cos 90 की वैल्यू 0 होगी ना। तो पाई बाई 2 पर अगर क्लोज इंटरवल हो जाता, इस पर आता या नहीं आता इससे नहीं मतलब था, मतलब इससे था। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाता, वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर दोनों हो जाता। तो फलन हमारा कैसा होता, वर्धमान फलन होता, निरंतर वर्धमान फलन नहीं होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में इस चीज के लिए वर्क करना है, इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मीन्स ओपन इंटरवल पर बात करनी है। तो ओपन इंटरवल मतलब 0 और पाई बाई 2 को छोड़कर बात करनी है। तो 0 और पाई बाई 2 को जो हम छोड़ देंगे तो बीच में आने वाली cos x की सभी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव होगी, ना तो 0 होगी। 0 नहीं होगी ना। यहां पे लिख देंगे हम, चूंकि cos x 0 टू क्या है, पाई बाई 2 है ना, 2 में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ना, में सदैव क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक होता है। में अर्थात करके चाहे यहीं पे लिख दो प्रथम चतुर्थांश, अर्थात प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। अतः 0 कामा पाई बाई 2 में एफ एक्स क्या होगा आपका, इज ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। तो फलन कैसा होगा आपका, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। देखो ये इसका ए पार्ट था, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, पाई बाई 2 कामा पाई। देखो पाई बाई 2 कामा पाई में ओपन इंटरवल ही है ना, पाई बाई 2 कामा क्या पाई, यानी इसमें क्या है हमारा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और प्रूव करना है ये निरंतर ह्रासमान है, हो गया प्रूव। ठीक है, पाई बाई 2 कामा पाई में कॉस एक्स दूसरे चतुर्थांश में होगा, जहां वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, जहां क्या होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अतः पाई बाई 2 से पाई में एफ एक्स कैसा फलन है,
निरंतर ह्रासमान। ठीक, सी वाला क्या है? 0 कामा पाई। देखो 0 कामा पाई के लिए समझो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर पाई बाई 2 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखो ये पहले चतुर्थांश में cos x की बात हो रही है। इस समय किसकी बात हो रही है? cos x। और अभी हमने इसको सॉल्व भी किया कि cos x हमारा प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक और दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये क्या है? निरंतर वर्धमान है। और पाई बाई 2 से पाई के बीच में निरंतर ह्रासमान है। लेकिन 0 टू पाई बाई 2 के रूप में क्या है? सीधे अगर हम 0 से पाई तक देखते हैं, डायरेक्ट 0 से कहां देखते हैं? पाई तक देखते हैं, तो इसमें ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक बार वर्धमान है और दूसरी बार ह्रासमान है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम कि cos x 0 टू पाई में ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। बस एक लाइन लिख देंगे, आंसर। आगे बात समझ में? या फिर और एक्सप्लेन करना चाहो तो लिख दो कि cos x 0 से पाई में, ठीक है, या 0 से पाई पहले मत लिखो, पहले लिख दो क्या कि 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है तथा पाई बाई 2 से पाई तक क्या है? ह्रासमान है। अर्थात 0 से पाई में ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो नोट करो इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है भाई? अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। अब तक हमें अंतराल खुद बताए जाते थे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। 0 से पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 से पाई पर, 0 से पाई तक हमें अंतराल खुद बताए जाते थे। अब ये क्वेश्चन ऐसा आया है कि जिसमें अंतराल नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कि अगर हमारा फलन निरंतर वर्धमान हो तो बताओ वो अंतराल क्या होगा जिस अंतराल के अंतर्गत हमारा फलन क्या हो? निरंतर वर्धमान हो। तो देखो, जब हमें अंतराल फाइंड करना होता है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्या कर लो आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x निकाल लो, कितना हो जाएगा? 2 2 4x माइनस 3। ठीक है, अब अगर ये फलन हमारा, पहली कंडीशन अप्लाई करो इस पर कि अगर ये निरंतर वर्धमान है तो निरंतर वर्धमान होने के लिए f डैश x कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये निरंतर ह्रासमान है तो f डैश x कितना होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन है ना। तो एक काम करो आप, इसको यहां पर सबसे पहले तो चाहो तो इस पर अपना सॉल्व करो, या फिर इसको 0 मान के भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। यदि f डैश x बराबर किसके? 0, तो 4x माइनस 3 बराबर किसके? 0 के 4x बराबर 3 के x बराबर कितना आ गया? 3/4। ठीक है, अब एक वास्तविक संख्या रेखा बनाओ। वास्तविक संख्या रेखा के बाईं तरफ माइनस इन्फिनिटिव और दाईं तरफ प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, इसके प्लस इन्फिनिटिव को लिखे या नहीं लिखे हो तो प्लस माना ही जाएगा। बात समझ में ही आपके? संख्या रेखा, ये कैसी रेखा है? वास्तविक संख्या रेखा है। इस पर हम बाईं तरफ ऋणात्मक चीजें और दाईं तरफ धनात्मक चीजें हैं,
और कहाँ तक है, अनंत तक, और ये कहाँ तक है, अनंत तक। बात समझ में आई। और इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या उपस्थित कर दो, जो पॉइंट आए हैं उसको लिख दो। क्या आया आपका 3/4 आया है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है 3/4। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं इस 3/4 ने दो कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, हमें दो इंटरवल मिले हैं, जो हमें क्या मिला है, -∞ से 3/4 तथा 3/4 से इनफाइनाइट तक। दो अंतराल मिल गए ना। अब इन दोनों अंतरालों में हम देखेंगे कि किस अंतराल में हमारा फलन क्या है, वर्धमान है, और किस अंतराल में हमारा फलन ह्रासमान है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा, बताओ, ऐसे कैसे पता चलेगा। देखो, -∞ से 3/4 है। ठीक है, कैसे पता चला ह्रासमान है, इसमें क्या ऋणात्मक है। देखो, एक छोटी सी ट्रिक भी होती है कि जैसे इन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई करा लो आप, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा ना, और प्लस और प्लस, तो इसमें माइनस आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रिक हमेशा हर जगह काम नहीं करती है। आ रही बात समझ में। ऐसा चिन्ह उन्नों का गुणा कराकर आप करोगे तो कुछ क्वेश्चन सही भी होंगे और गलत भी हो सकते हैं। तो ये भ्रम दिमाग से निकालो आप। यहाँ पर देखो 3/4 पर तो आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा 0 हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझो, 4x - 3 है, f' की वैल्यू कितनी है। जब 3/4 रख दोगे x की जगह पर 3 तो 3 से कैंसिल, सब कुछ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप 3/4 ना रख करके 3/4 से कम कोई वैल्यू रखते हो, 3/4 का वैल्यू मीनिंग कितनी है बताओ, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, यानी 0 के लगभग में है ये। तो चाहे तो आप 0 रख लो या फिर माइनस में रखो कोई भी वैल्यू। ठीक है, अब आपको रखनी है तो जरूरी थोड़ी ना बटे में मिला है बटे में ही रखे भाई। वास्तविक संख्या रेखा पर बटे में भी संख्याएं मिलेंगी, पूर्णांक भी मिलेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि 3/4 के इधर एक 0 आएगा और उसके बाद निगेटिव चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो निगेटिव चीजों के लिए कर लो और 0 के लिए कर लो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 का 0 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू जैसे हम 3/4 से कम रख रहे हैं, हमारा f' क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है। और अगर कोई चीज़ यहाँ पर -1 रख भी दोगे तो 4 × 4 -4 -3 बराबर, यानी 3/4 से आप अब कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेना कि अगर आपने कोई भी वैल्यू 3/4 से कम रखी तो उस उतने के लिए आप उस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा, f' क्या होगा, निगेटिव होगा। f(x) निगेटिव नहीं होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि निगेटिव होना, पॉजिटिव होना किसको हम सोचते हैं, अपने f' को सोचते हैं कि भाई अगर तुम नेगेटिव हो गए तो ह्रासमान फलन बन जाएगा, अगर तुम पॉजिटिव हो गए तो वर्धमान फलन बन जाएगा। तो हमने तो एक बार 0 करके तुम्हारी वैल्यू निकाली, किसकी, x की वैल्यू निकाली। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, उसको एक वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। अब हम यहां से सोच रहे हैं कि 0 रखने पर x की वैल्यू 3/4 आई है, यानी 3/4 को यहां पर x की जगह पर रख देने पर f' पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अगर x की वैल्यू को हम 3/4 ना रख करके अब 3/4 से कंपैरिजन करेंगे, पहले आप क्वेश्चन मिला, अगर अंतराल फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन का तो क्वेश्चन को पहले क्या कर दो, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, f' निकाल लो, f' को 0 मान करके x की वैल्यू निकाल लो। यहां पर ये क्या था, लीनियर फंक्शन था, इसलिए x की वैल्यू 1 आई है। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होता तो 2 या 3 भी आ सकती थी। ठीक है, तो यहां पर कई इंटरवल बन सकते थे, फिलहाल यहां पे तो 2 ही अंतराल बने हैं, x की वैल्यू 1 ही आई है। समझ रहे हो इस बात को।
इसके बाद क्या करना है, जब वास्तविक संख्या रेखा पर आपको दिखा देना है तो वहां से कितने अंतराल आपको मिल रहे हैं उन अंतराल को लिख लो। उन्हीं अंतराल में आपका फलन वर्धमान या ह्रासमान होगा। अब ये चीज चेक करनी है आपको कि एक्स एफ डैश एक्स को 0 करके एक्स की वैल्यू 3/4 लाए हो आप। अब इसी 3/4 से तुलना करनी है कि अगर हम अपने एक्स का मान 3/4 से कम रखेंगे तो हमारे एफ डैश एक्स में क्या प्रभाव आएगा, उसकी वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। और जब हम अपने एफ डैश एक्स में 3/4 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो अभी हमने एक छोटा सा यहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 3/4 से अगर हम वैल्यू को कम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। इसका मतलब इसमें क्या है, फलन हमारा ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। अगर हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो निरंतर ह्रासमान है। अच्छा, एक चीज और यहां से समझ लो, इन्फिनेटिव कब इन्फिनेटिव पर, किस पर, इन्फिनेटिव पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लग सकता। क्या नहीं लग सकता, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकते भाई। हम इन्फिनेटिव रख के थोड़ी ना किसी की वैल्यू चेक करेंगे। तो इन्फिनेटिव पर चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस पर कभी भी हम क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, उस पर हम ओपन ही लगाएंगे। यहां पे क्लोज लगा सकते थे। इसका मतलब अच्छा 3/4 से वैल्यू जब ज्यादा होगी, 3/4 से वैल्यू जब ज्यादा होगी, उसके लिए देख लेते हैं क्या वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। 3/4 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि धनात्मक वैल्यू रखोगे आप, क्योंकि 3/4 अरे खुद ही धनात्मक है, 0 कुछ है, 0 से इस तरफ है। जब इससे और इधर आएंगे तो हम हर किसी धनात्मक मान के लिए चेक करेंगे। एक्स का मान जब हम 3/4 से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, यानी 1 रख के देख लो आप, तो 4 इक्के, 4 में से 3 गया, 1 आया, पॉजिटिव आया। 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो। हम तो पूर्णांक पे चेक करेंगे, हम क्यों बटे में चेक करें। बटे में रख के चेक कर लो खुद, आपके पास काफी टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाना है। आप चेक करके देख लो, आप बटे में भी कोई वैल्यू रख के। हरी बात समझे, वो 3/4 से बड़े होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है, ठीक है। और उस हर वैल्यू के लिए आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आ गई। तो जब पॉजिटिव आएगी तो क्या मिल गया भाई, खत्म होगी कहानी ना। अब तो कहानी खत्म, तो लिखो, अब गाथा लिख दो कि भाई इस अंतराल में क्या है, हमारा फलन ह्रासमान है, और उस अंतराल में क्या है, वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। -∞, 3/4 में फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है, लिख लेना इसको। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, में फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक है, समझ गए, निकल गया अंतर्वाल। चलिए नोट कर लीजिए, दिख रहा है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि अंतराल ज्ञात करना है। भाई इसमें भी अंतराल ज्ञात करना है जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू इतना से प्रदत्त फलन है। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या है, एक त्रिघात में है। ठीक है, किस में है, त्रिघात में है। जब इसका अवकलन करोगे तो ये दो घात में बनेगा, और द्विघात में फिर उसको क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करने के बाद आपको एक्स के दो मान मिलेंगे। एफ डैश एक्स को बराबर 0 कर लेना, एक्स के दो मान मिलेंगे। तो संख्या रेखा पर जब इसको दिखा दोगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर, ठीक है, तो आपको कितने अंतराल मिलेंगे, एक ये मिल जाएगा, दूसरा ये मिल जाएगा, तीसरा ये मिल जाएगा। ठीक है, और इस सब पर अनुमान लगाना आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। हरी बात समझ में। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, पॉजिटिव निकल रही है जिस अंतराल में, वो अंतराल क्या होगा, उस अंतराल में आपका फलन वर्धमान होगा। जिस अंतराल में एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव मिल रही होगी वो क्या होगा, फलन आपका ह्रासमान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही कुछ करना है, तो त्रिघात वाले फलन का वहां पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से लगा लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अंतराल ज्ञात करने हैं जिसमें निम्नलिखित फलन एफ निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन बताएं इसमें से यार, पहले ही बता दें पहले। चलो पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 6 का ए, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, बोलो जल्दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन 2x। एफ डैश एक्स को 0 ना माना करो यार, सीधे बात तो वही है, लेकिन लिखने में मजा नहीं आता। 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या मान लो, 0 मान लो, देन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, एंड x इज इक्वल टू कितना, -2/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ड्रॉ अ रियल नंबर लाइन इन लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटिव, ऑन द राइट साइड प्लस इन्फिनिटिव। x की वैल्यू कितनी मिली हमें, -1 मिली थी। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन, इसको क्यों लगवा रहे हो, -1 मिला ना, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से दो इंटरवल मिल जाएंगे, माइनस इन्फिनिटिव -1 तक। ठीक है, देखो -1 पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। रफ करो तुरंत 2x प्लस 2 पर अगर हम वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -1 से कम रखो, अब मतलब क्या, -2, -3, -4 के लिए चेक कर लो। अगर हम -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, -4 हो जाएगा। और -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2। यानी इससे कम रखने पर वैल्यू निगेटिव होगी। यानी इस इंटरवल के लिए हमारा फलन क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और फिर -1 से जैसे ही ज़्यादा रखोगे क्या होगा, -1 से ज़्यादा का मतलब 0 या फिर पॉजिटिव में, तो 0 रख लो तो क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा। 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 2 6 पॉजिटिव मिलेगा कुल मिलाकर ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा इन फंक्शन पर। हो गया, सॉल्व हो जाएगा। आगे बताओ कौन सा बताएं।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो 6 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसमें हड़बड़ाना नहीं है। देखो त्रिघात से ज़्यादा मिले नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, जब आप इसका अवकलन कर लोगे आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा मैक्सिमम। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना जानते हो आप, और उसका गुणनखंड करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू जब निकाल लोगे तो आप वास्तविक संख्या रेखा बना करके उस पर अपने अंतराल को ज्ञात कर लोगे, और अंतराल को आपको चेक करना हमने बता दिया कैसे चेक करते हैं, ठीक है। देख लेना अंतराल में किस अंतराल पर वो वर्धमान है और किस अंतराल पर ह्रासमान है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपान कब हो y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स 2x अपान 2 प्लस एक्स, बस यही है। तो क्या करना है इसमें, सिद्ध कीजिए कि y इज इक्वल टू इतना फंक्शन x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। x इज ग्रेटर देन -1 में, ठीक है। x की वैल्यू किस में, -1 से बड़ी होने पर अपने संपूर्ण प्रांत में क्या होगा, एक वर्धमान फलन होगा। बात समझ में आ रही है आपके। देखो अपने संपूर्ण प्रांत का मतलब x की वैल्यू चाहे जो रख दो, आप सब में क्या होगा, ये बोलो, एक वर्धमान। चलिए देखते हैं क्या है। तो भाई क्या करना है, इसको y को क्या मान लो, fx मान लो या dy बाई डी एक्स। देखो dy बाई डी एक्स लिखने में ही थोड़ा बड़ा लगता है, इसको क्या कर लो आप, fx कर लो, ठीक है। और इसका हम अवकलन कर रहे हैं, f डैश x निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने पद हैं, 2 पद हैं ना, दोनों का अलग अलग अवकलन होगा। प्रथम पद का अवकलन log 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे क्या चलेगा, भाग का नियम चलेगा ना। तो -2 को बाहर ले लो, हर को छोड़ दिया, बोलो अंश का अवकलन x का एक ही हो जाएगा, माइनस अंश को छोड़ दिया, हर का अवकलन क्या हो जाएगा, बटे क्या हो गया, 1 अपान 1 प्लस एक्स। -2 से अंदर गुणा करा दो, अंदर बचा क्या है, 0 + 1 का मतलब 1 यानी -x, और फिर क्या है ये 2 से अंदर गुणा कराओ, इसमें क्या हो जाएगा, 2 दूनाई 4 प्लस कितना 2x माइनस कितना x बटे कितना 2 + x का होल स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 2x में से x गया, कितना बचेगा, खाली x बचेगा, 2 + x का होल स्क्वायर। इनका एलसीएम लो ज़रा, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + x का क्या होल स्क्वायर, माइनस इन दोनों की गुणा आपस में कराओ, माइनस आगे है ना, तो पहले 4 की गुणा कराओगे, 4 × 1 = 4, फिर 4 की गुणा x में कराओ, कितना हो जाएगा, -4x हो गया। x की गुणा कराओ किसमें, 1 में कितना हो जाएगा, x × x, फिर इसमें कराओ, कितना हो जाएगा, -x², यही होगा।
देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 2 से जब हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 2 दुनाई 4 हो गया, और 2 से x में मल्टीप्लाई कराया 2x हो गया, 2 से यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये हमारा -2x हो जाएगा, और -2x से क्या हो जाएगा, यानी ऊपर क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, इस लाइन को दोबारा से लिखते हैं। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 + x का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 -4 इंटू कितना, इसको ब्रैकेट में लिखना है। अगर ब्रैकेट में लिखें हम तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू कितना, चलो 4 बार नंदे 1 + x बटे कितना 1 + x इंटू कितना 2 + x का होल स्क्वायर। इसको तो खोलना पड़ेगा ही। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, a² यानी 4 + x² प्लस 2 दुनाई 4x। ठीक है, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो -4 माइनस कितना 4x, तो -4x से -4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और नीचे क्या है 2 + x का होल स्क्वायर। क्या आगे आ गया आपका x² बटे 1 + x होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो सरल हो नहीं सकता। ठीक है, अब इस पर चर्चा करते हैं। आपने हमें क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था आपने f(x = log 1 + x - 2x/2 + x। हमने अभी तक इसका क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, और किसकी वैल्यू लेकर आई है, f' की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आप पूछ क्या रहे थे कि अपने संपूर्ण प्रांत में क्या है, ये एक वर्धमान फलन है। बस एक बात को छोड़ करके, कौन सी बात, कि x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होनी चाहिए। यही तो भाई, वही लिखा ऊपर ना। तो x इज ग्रेटर देन -1 के लिए, ठीक है, इसके लिए अपने संपूर्ण प्रांत में ये यानी -1 से हर वैल्यू बड़ी रखनी है, -1 से छोटी नहीं रखनी है। ठीक है, हो गया। हाँ, तो ये कंडीशन लाए कैसे हम, हमें कैसे पता चले भाई x की वैल्यू -1 से बड़ी है। आइए इस पर ध्यान से मंथन करते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है, पहला ऊपर x² है, x की वैल्यू जो मर्जी कहे तो रख के देख लो आप, क्या x² कभी नेगेटिव होगा, बोलो, नहीं होगा ना भाई। कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देख रहे हो। अच्छा, यहां पर जरा बात करो, नीचे ये 2 + x का क्या है, x की वैल्यू यहां भी कुछ भी रखो, क्योंकि पूरे का क्या है, ये होल स्क्वायर है। 2 में जैसे ही वैल्यू जोड़ोगे या घटाओगे आपका पॉजिटिव आएगा तो भी पॉजिटिव, और निगेटिव आया तो होल स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमारे f' का मान इन दोनों ही कंडीशन पर क्या है, हमेशा धनात्मक आ रहा है। अच्छा, अभी एक लोग और बचे हैं, इन पर भी जरा गौर करो। हैं, बोलेंगे हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, तो बोलोगे आप पर तो होल स्क्वायर भी नहीं है ना, अंदर कहीं स्क्वायर है। आपकी वैल्यू अगर निगेटिव आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर -1 हो गई, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और पूरा हर क्या हो जाएगा समथिंग अपॉन 0 = इनफाइनाइट। फंक्शन ही हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा भाई, f' क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देख रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या, यानी अब यहां पर f' का धनात्मक होना या ऋणात्मक होना किस पॉइंट पर निर्भर है, खाली इतना बताओ आप। x² से तो कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं लाओ, हमें लाओ x की वैल्यू चाहे जो लाओ, हम सबको पॉजिटिव करके देंगे। ये भी बोल रहे हैं हमारे पास भी ले आओ, हमारा भी होल स्क्वायर है, x की वैल्यू चाहे जो लेके आकर दोगे हमें, हम सब कुछ पॉजिटिव कर देंगे। और ये ना भैया, हमें वैल्यू अगर आप पॉजिटिव ला रहे हो
तो पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव ला रहे हो तो नेगेटिव देंगे। कहने का मतलब ये दोनों तो एकदम समझ लो ऐसे चीजें बन गए, एक्स की चाहे जो वैल्यू रखो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे। लेकिन आपके एफ डैश एक्स में एक पद ऐसा भी है जो इस बात पर निर्भर करता है, जिसी के ऊपर पूरा दारोमदार है, यही पूरे एफ डैश एक्स को हिला सकता है ना? और है किसी में दम? किसी में नहीं है ना? तो यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब देखो लाइट भी आगे एकदम सही बात बोल रहे हैं, है ना? अब 1 प्लस एक्स, देखो इसको लिखेंगे कैसे देखो इसको हम कहाँ लिखें भाई, चलिए ध्यान समझिए कि वर्धमान फलन के लिए करना था ना, अपने संपूर्ण पर क्या है, वर्धमान फलन है। यदि एफ एक्स एक वर्धमान फलन हो, एफ एक्स एक क्या है, एफ एक्स एक वर्धमान फलन, यार वर्धमान फलन के लिए ऐसा लिख दो, है ना? वर्धमान फलन के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना? तो देखो अगर इसको हम ग्रेटर देन 0 करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर बटे कितना, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे, इस वाले पद को छोड़ दिया हमने 1 प्लस एक्स को। क्यों? क्योंकि वही तो मेन है ना? वही तो मेन नेटवर्क है जो पूरा हमारा सिस्टम खराब कर सकता है। लेकिन ये दोनों कैसे सिस्टम है हमारे, ये दोनों हमारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा क्या रहेंगे, ग्रेटर देन 0 रहेंगे। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर पर। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याओं पर ये क्या रहेंगे, हमेशा 0 से बड़े रहेंगे। 0 से बड़े होने का मतलब पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और फिर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आगे बात समझ में? ये दोनों तो देखो हमेशा 0 से बड़े रहेंगे, और ये भी हमारा 0 से अगर बड़ा होगा, बात समझो पहले, फिर से यहाँ से समझो। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ तक निकाल चुके हो, हम बोल रहे हैं हमारा ये पूरा मैटर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से बड़ा होने के लिए ये दोनों तो एकदम राजी हो गए कि हम दोनों तो ऐसे भाई चीज़ हैं, हम हमेशा 0 से बड़े रहते हैं। हमारी टेंशन मत लो आप किसकी टेंशन लो, इनकी टेंशन लो, खुरापाती यही है। ठीक है, ये अगर 0 से बड़े हो गए तो आप 0 हो पाओगे, लेकिन ये अगर 0 से बड़े नहीं हुए तो आप 0, तो आप वर्धमान फलन बनो, अर्थात आपकी वैल्यू 0 से बड़ी आए। ये बात अब सिर्फ 1 प्लस एक्स पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, 1 प्लस एक्स पर निर्भर करती है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि यदि एफ एक्स वर्धमान फलन होगा तो x 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा।
ठीक है, सारी बात खत्म। fx वर्धमान फलन होगा यदि 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब आई बात समझने पूरी तरह से, हमने यहां पर समझा दिया ना कि यहां पर अगर हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आता है तो फलन वर्धमान होगा। तो 0 से बड़ा आने के लिए ये दोनों तो राजी हैं कि हमारा कुछ भी मान रखो हम हमेशा 0 से बड़े ही होंगे, धनात्मक होंगे, हमारी टेंशन मत लो, इसकी टेंशन लो। 1 प्लस एक्स यानी अब एफ डैश एक्स का धनात्मक आना सिर्फ 1 प्लस एक्स पर निर्भर करता है। अगर 1 प्लस एक्स भी धनात्मक, अगर ये भी सहमत हो जाता है कि भाई जब तुम दोनों हमेशा 0 से बड़े आ रहे हो तो हम भी 0 से बड़े हैं, अगर तुम भी 0 से बड़े हो तो हमारा एफ डैश एक्स 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी आप ही के ऊपर तो निर्भर करना है, हमें बस आप ही को मनाना है। तो हम कह रहे हैं भैया हमारा एफ एक्स वर्धमान फलन होगा यदि क्या 1 प्लस एक्स 0 से बड़ा हो जाए। तो देखो जरा इसको पक्षांतर करो, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज ग्रेटर देन क्या, +1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू अगर -1 से बड़ी आई, क्वेश्चन में जो बताया था उसको हमने यहां पर अपने इससे भी सिद्ध करके दिखा दिया कि हमारा एफ डैश एक्स एक वर्धमान फलन है, एक निरंतर वर्धमान फलन है, लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी हो। यानी एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होने पर हमारा फलन क्या है, वर्धमान फलन है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एफ एक्स वर्धमान फलन होगा यदि 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन क्या, 0, इंप्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, अतः एक्स इज ग्रेटर देन -1 के लिए एफ एक्स अपने संपूर्ण प्रांत में क्या होगा, वर्धमान होगा, है ना, वर्धमान, सिर्फ वर्धमान पूछा था, वर्धमान होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो, सिद्ध करना था तो यार प्रूव्ड लिखो ना। हमने सिद्ध कर दिया भाई कि x इज ग्रेटर देन -1 के लिए अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान होगा। ठीक है, नोट कर लो। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना आपके। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन को कर चुके हैं हम। अब वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और वीडियो को भाई देखने के बाद वही फिर से रिक्वेस्ट है, अगर देखो आँख से अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जो मर्जी कहे तो करो, छोड़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।